आईपीओ मार्केट से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट जरा पता कर लेते हैं, यानी कि उनसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस असल में मेरे नहीं हैं, वो क्वेश्चंस व्यूअर्स के भी हैं। वो क्वेश्चंस ये हैं कि पहला तो देखो, आईपीओ में लगाएं या नहीं लगाएं वो समय निकल चुका है, वो तो लग गया, लिस्टिंग होने को तैयार है, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस दूसरे तरह के मार्केट में चल रहे हैं और उनका जवाब गौरांग भाई देंगे। गौरांग भाई, आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में रीड किया हुआ है ना, तभी पूछें आपसे फिर। जी हाँ, पढ़ा भी है। मैनेजमेंट की टिप्पणियां कारोबार को लेकर के आईपीओ के पहले जो आपके चैनल पर और बाकी अन्य माध्यम पर आकर के बातें की थी। देखिए डिप्पी, एक चीज यहाँ पर समझना ये अनिवार्य होगा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो क्षेत्र है, एचएफसी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर पहले से ही काफी सारी कंपनियां मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कंपनीज भी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, आई मीन हाउसिंग फाइनेंस उपलब्ध कराती है। लेकिन ये देखना है कि आगे बढ़ते हुए हाल में जो परिस्थिति और समय है और आने वाला भविष्य का जो समय होगा, वहां पर कितना बड़ा मौका है। तो ये मार्केट, मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट 12 या 15% प्रति साल के रन रेट से बढ़ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस, रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। दूसरे तरफ अनुमानित अंदाजा आकलन ये लगाया जा रहा है कि ये साल के अंत तक, दिसंबर 2024 या अगले वर्ष के पहले 3 महीने में, जनवरी फरवरी मार्च में, महंगाई दर 4% के नीचे आ जाएगी और ये वहां पर रहेगी लंबे समय तक। तो ब्याज दरों में कटौती हमारे यहाँ पर होगी। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक अच्छी बात है। और आज के तारीख में ये बजट के पश्चात लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि निवेश के लिए नहीं, लेकिन खुद के रहने के लिए घर खरीदे। और अफोर्डेबिलिटी भी मेरे ख्याल से कुछ हद तक बढ़ रही है। ये पूरा अगर समीकरण मैं आपके सामने रखता हूं, तो मेरे ख्याल से पहले तो काफी सालों बाद बजाज ग्रुप के तरफ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया है। और 70 रुपए का ऊपरी स्तर है। मेरे ख्याल से ज्यादा महंगा भी नहीं है, ज्यादा सस्ता भी नहीं है। और नतीजों के आधार पर काफी बेहतर रुझान आ सकता है यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे ना 3 क्वेश्चंस की फॉर्म में ये पता करना चाहता हूँ। आपने कहा ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 3 क्वेश्चन जो लोगों के मन में चल रहे हैं, मैं आपको वो सामने आपसे रखता हूँ सर, आप जवाब देते जाइएगा, सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला सवाल, मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं, तो क्या मेरे को रखना चाहिए या फिर इसको मैं बेच दूं? मेरा ये पहला क्वेश्चन है। मेरे को ये शेयर अलॉट हुए हैं, क्या मेरे को रखना चाहिए या मैं इसको बेच दूं सर? आपका जवाब। इसके ये प्रश्न का उत्तर मैं दो तरीके से दूंगा डिम्पी जी। पहला तो, अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए निवेश नहीं किया है, बाजार में से कर्ज पे से पैसा उठा करके निवेश नहीं किया है, आपका खुद का पैसा है, समय की पाबंदी नहीं है, तो जैसे मैंने कहा डिम्पी के हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में खास करके ब्याज दरों की कटौती आते हुए हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा मौका होगा। लोन बुक ग्रोथ होगी, ग्रॉस नेट एनपीएस जो है वो सीमित दायरे में है, कोई बड़ी चिंता करने की बात नहीं है। और लिस्टिंग गेन्स को लेकर के तो मैं सक्षम भी नहीं हूं कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करने के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी नतीजों के आधार पर। अब आप अपनी सोच और विचारधारा का प्रयोग कीजिए और ये देखिए कि आपको क्या करना है। अगर जल्दबाजी नहीं है तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार का उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतावलापन नहीं करना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब भी आपने बैक टू बैक दे दिया। सर मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरे को अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, मेरे को शेयर मिले ही नहीं, तो जब लिस्टिंग होगी तो मैं खुलते ही बजाज फाइनेंस के शेयर्स को प्लस कर लूँ सर? खुलते ही सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होऊंगा अब तो मैं, जो भी मिलेगा गैप मिलेगा, आप क्या करें, तो मैं खुलते ही प्लस कर लूँ सर? तो ये जो शब्द मैंने उतावलापन का जो प्रयोग किया, जो शब्दावली का प्रयोग किया डिम्पी, ये मात्र उस समय धारा को आधारित नहीं है। बाजार में भी मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि उतावलापन नहीं करना चाहिए। हाँ, मुनाफा समेटने के लिए आपको उतावलापन करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आपके जो अनुमान थे उसके आधार पर आपको मुनाफा मिल रहा है। जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन हुआ था और जो आंकड़े हमारे और आपके समक्ष में, मेरे ख्याल से उत्साह बहुत होगा लिस्टिंग के समय पर, आज मेरे ख्याल से। और यहाँ पर भी मैं वही कहूंगा कि थोड़ा समय दीजिए
उत्साह को थोड़ा ठंडा पड़ने दीजिए। वो ऐसा होता है ना डिब्बी, जब आप सोडा की बोतल खोलते हैं तो एकदम से ऊपर आ जाता है सोडा और फिर वो ठंडा पड़ जाता है। तो थोड़ा चीजों को मेरे ख्याल से सही विचारधारा, सोच समझ को ध्यान में रखते हुए, आकलन करते हुए आपको कामकाज करना चाहिए। खास करके शेयर बाजार में निवेश को लेकर के कभी उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि खुलते एकदम से उतरने के उतावलापन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने आपने दे दिया हमको कि नहीं, थोड़ा बने रहिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि मौका देख के जब आपको लगे कि ठीक है आपके थोड़े पैसे बन गए हैं तो आपको बुक भी करना है तो आप बुक भी कीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस मोटा मोटी थे। वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पता करना चाहता था, आप सीधे लेवल्स पे तो नहीं बताओगे, लेकिन सर मैं थोड़ा इनडायरेक्टली अगर आपसे पता करूँ तो मेरे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मान लीजिए मैं इसको लेगेसी के तौर पर रखना ही चाहता हूँ, मेरे को आज लिस्टिंग गेन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 साल में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करूँ सर इससे? मैंने आपको चलिए आसान कर दिया इस क्वेश्चन का जवाब। अब मेरे को शुरुआती गेन, उठापटक, ये सब से नहीं मतलब, मेरे को 1 साल में कितना रिटर्न दे सकता है सर? इसका कुछ बेसिक आंकलन दे सकते हो आप? लिस्टिंग के बाद रिटर्न कितना दे सकता है? 50%, 60%, 20%, 100%? देखिए डिब्बी, मैं बहुत ही कम अ, उम्मीद रखता हूं। उस उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अगर आप अनुमान लगाते हैं और फिर उस पर खरा नहीं उतरता है तो आपको मायूसी और निराशा हाथ लगती है। तो मेरे ख्याल से नतीजों को ध्यान में रखते हुए और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है उसका अगर मैं आकलन लगाता हूं तो 15 से 20% का रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये निरंतर सालाना नहीं होगा। कुछ साल में, कुछ वित्तीय वर्ष में अनुमान से ऊपर आ सकता है, कुछ वित्तीय वर्ष में अनुमान से नीचा आ सकता है। ये निर्भर करता है कि कंपनी कामकाज कैसे करती है और शुद्ध मुनाफा कैसा आता है। एक चीज और वास्तविकता में ये ध्यान में रखनी चाहिए डिम्पी, के शेयर के दाम निर्धारित और आधार होता है कंपनी के नतीजे, शुद्ध मुनाफा और उनका आय जो है वो कैसे आती है। अगर ये निराश होते हैं तो शेयर के दाम भी निराश करेंगे। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो शेयर के दामों में आपको अच्छा ऊपरी तरफ का स्तर और अनुमानित जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर, लेकिन एक संभव अनुमानित 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। देय निर्भर होगा नतीजे कैसे। सर आपसे जरा ये क्रूड रिलेटेड कंपनीज पर व्यू चाहेंगे। ओएनजीसी में हमने देखा कि 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव चला गया था, लेकिन जैसे क्रूड कमजोर हुआ, ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% की नरमी आई, ओएनजीसी का भाव भी गिरा 290 रुपये के आसपास। क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला गौरांग सर शेयर है क्या? और ओएमसीज को लेकर भी जरा अपना व्यू शेयर कर लीजिएगा। तो अभिषेक, 330 के लक्ष्यांक है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से। इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम कंपनी जिसे कहते हैं या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां हो गई, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर अपस्ट्रीम कंपनीज आप कह सकते हैं। ये पर इन पर खरीदारी की राय है बुनियादी तथ्य के आधार पर। और हाल ही में मेरे ख्याल से ओएनजीसी को कुछ कुदरती भंडार मिला था तेल और गैस का KG-D6 बेसिन में, और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी आपने प्रश्न पूछा है, तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL, HPCL और IOC, ये तीनों पर ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। देखिए अभिषेक, ये समझना होगा आप DT नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि जब कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है। जब कच्चा तेल नीचे जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो इन्वेंट्रीज वगैरह जो होती है वो एडजस्ट होना होता है और फिर उस पर मार्जिन्स, रिफाइनिंग मार्जिन्स के ऊपर उसका असर पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो और एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल इस स्तर पर आया। मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वहां पर टिका रहे। खाड़ी में जो परिस्थिति है युद्ध को लेकर के वो ज्यादा आक्रामक ना हो, क्योंकि ये एक वजह हो सकती है कच्चे तेल में जो ठंडापन आया है उसमें फिर से उबाल आने के लिए। आप ये मूव कितने सस्टेनेबल दिख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार का मूव थोड़े अलग संकेत दे रहा है और
अगर किसी को पोजीशन लेना हो 6 महीना साल भर, वो भी कर सकते हैं? तो कुछ 5 कंपनियां हैं जो मेरी विचार, अगर मेरे मतलब याद शक्ति अगर सही है, हमारी खरीदारी की सूची में टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल। और ये जो हम रुझान बेहतर या परिस्थिति बेहतर इसलिए देख रहे हैं अभिषेक, क्योंकि चाइना से जो डंपिंग हो रही थी बाकी अन्य देशों में और भारत में, उसको लेकर के सरकार ने कुछ कदम उठाए थे, एंटी डंपिंग ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए। और प्रोत्साहन सरकार के तरफ से स्थानीय धातु क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उसको बहुत बड़े मायने पर मिल रहा है। अ, और फेरस नॉन फेरस जो मेटल्स के दाम है कमोडिटी मार्केट में, वहां पर भी ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव नहीं देख रहे हैं हम। एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर भी ये रहा है अगर आप तुलना करें बाजार की या फिर बाकी अन्य क्षेत्रों की। और कुछ चीजें जो मुझे सकारात्मक लगती है, एक तो है भारत निर्माण, जहां पर धातु और सीमेंट की खपत होगी। रियल एस्टेट सेक्टर अगर बढ़िया करता है तो वहां पर भी धातु और सीमेंट की खपत होती है। निजी क्षेत्र की कंपनियां अगर विस्तार योजनाएं करती है तो वहां पर भी आपको धातु और सीमेंट की खपत होती नजर आएगी। तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको छोटी या मध्यम अवधि में बहुत बड़े ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलेंगे।